हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में जीके के क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स आ जाए और आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्लास से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहां सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाना होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, इसमें से सीआईआई का वर्तमान अध्यक्ष है। यानी ये देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो 2014 के अनुसार उस समय सीआईआई के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ऑप्शन है केवी कामत, दूसरा ऑप्शन है बेनू श्रीनिवास, तीसरा ऑप्शन है सुनील मित्तल, चौथा ऑप्शन है बी मथुरामन। तो देखिए उस समय जो सीआईआई के अध्यक्ष थे वो कौन थे बच्चों? बी मथुरामन जी थे। ठीक है, बी मथुरामन जी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं पूछूं स्टूडेंट, अभी वर्तमान समय में, अभी बताइए वर्तमान समय में सीआईआई के अध्यक्ष कौन है? देखो सीआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, लिख सकते हो कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, सी से कॉन्फेडरेशन हो जाएगा, आई से इंडियन हो जाएगा और फिर ये वाला आई से इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो जल्दी से हर स्टूडेंट जवाब देंगे जी। सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों याद रखना है टीवी नरेंद्रन। ठीक है, इनका क्या नाम है? टीवी नरेंद्रन नाम है। लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टीवी नरेंद्रन। ठीक है, ये वर्तमान समय में सीआईआई के अध्यक्ष है। कौन? टीवी नरेंद्रन। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारत के दिए गए किस राज्यों में पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र स्थित है? यानी यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं और आपको बताना है बच्चों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र जो है स्थित है। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान या झारखंड या महाराष्ट्र? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और ये वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है आपके 2021 के एग्जाम के लिए। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। भारत के दिए गए किस राज्य में पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र स्थित है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में जो है पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाल के भविष्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर भारत की पहली रेल कोच फैक्ट्री निम्न में से किस जगह पर स्थापित होगी? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट, हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। तो जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ग्वालियर, पलक्कड़, सिकंदराबाद या पटियाला। ग्वालियर, पलक्कड़, सिकंदराबाद या पटियाला। यानी पूछा है बच्चों 2014 के क्वेश्चन के अनुसार जो था, हाल के भविष्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर भारत की पहली कोच फैक्ट्री किस जगह पर स्थापित होगी? तो बच्चों ये किस जगह पर स्थापित होगी? तो ये बच्चों होगी ऑप्शन नंबर बी यानी पलक्कड़। ठीक है, ये कहाँ है बच्चों? केरल में है। ठीक है, तो सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आधार पर पहली रेल कोच फैक्ट्री पलक्कड़ यानी केरल में स्थापित की जाएगी। तो बच्चों याद रखना है, पूछा जा सकता है, काफी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, बात आई है बच्चों केरल की, तो एक पूछ लेता है इडुक्की परियोजना। देखिए केरल की बात आई है तो एक परियोजना है इडुक्की परियोजना, तो पूछता है इडुक्की परियोजना भारत के किस राज्य में है? इडुक्की परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना है बच्चों, ये भारत के केरल के राज्य में है, ये भारत में केरल राज्य में स्थित है इडुक्की परियोजना, याद रखना है। या फिर कभी कभी पूछ लेता है इलायची का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में होता है? हाँ जी, इलायची
का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अत्यधिक मात्रा में होता है? तो इलायची हो गया, मसाला हो गया, है ना, ये सब जो है केरल में सबसे अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं। ठीक है, हाँ जी, याद रखना है बच्चों, पूछा जा सकता है। एक है बच्चों पेरियार वन अभ्यारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताइए तो कहाँ है पेरियार वन्य अभ्यारण्य? पेरियार वन्य अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। पेरियार वन्य अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। पेरियार वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। बात आई थी केरल की, तो इतना जो है हम लोग जान लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लिटरेसी रेट किस राज्य की सबसे ज़्यादा है बच्चों? बता दीजिए, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट है बच्चों, साक्षरता दर, तो वो भी केरल ही होगा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बता दीजिए बच्चों, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य, तो ये अपना राज्य बिहार है ना। अब कर भी क्या सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है बच्चों, भारत का वैसा राज्य जहाँ साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम है, वो कौन सा राज्य है? बिहार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किस खेल में वेलोड्रम संबंधित है? यानी किस खेल में वेलोड्रम संबंधित है? तीरंदाजी, साइकिलिंग, शूटिंग या बेसबॉल? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत मजा आ जाएगा आज की क्लास में, है ना। जल्दी से आंसर कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। हाँ जी, वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी वेलोड्रम किससे संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित है। ठीक है, हाँ जी, याद रखना है। अब बच्चों, वेलोड्रम जो है कैसी जगह होती है? तो वेलोड्रम एक साइकिल रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ट्रैक है। क्या? वेलोड्रोम जो है एक साइकिल रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ट्रैक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस खेल में वेलोड्रम जो है संबंधित है, तो इस साइकिलिंग में संबंधित है ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से बात आ जाती है बेसबॉल की। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? जल्दी से बताइएगा, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, क्या होती है? 9 होती है ना, 9। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? 9 होती है। इसी तरह से कभी कभी पूछ लेता है वॉलीबॉल, तो इसका भी बता दीजिए, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? बिल्कुल फास्ट। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है स्टूडेंट? वेरी गुड, शाबाश, तो 6 होती है। याद रखना है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इसमें से किस जगह पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा जाता है? बताइए, किस जगह पे, किस प्रांत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा जाता है? पहला ऑप्शन है भुज, चौथा ऑप्शन है बारमार, तीसरा ऑप्शन है पोरबंदर, चौथा ऑप्शन है सौराष्ट्र। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं, देन आप लोग का आंसर सही है ना, भुज। तो बच्चों याद रखना है, गुजरात के प्रांत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो है भुज वाली क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, हाँ जी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये गुजरात के भुज वाली क्षेत्र में दिखाई देती है, और इसका संरक्षण कहाँ होता है? नेल्पा अभ्यारण्य में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट, गुजरात की बात आई है ना, तो गुजरात का राजधानी क्या होता है? गुजरात की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन पूछा था, गुजरात की राजधानी पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो जी हाँ, ठीक है, गांधीनगर, वेरी गुड। तो गुजरात की राजधानी कहाँ होगी बच्चों? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यानी कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है इन चारों में, है ना। तो देखिए, पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, तीसरा ऑप्शन है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जल्दी से बता दीजिए, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट।
तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों, समान कार्य के लिए समान वेतन देना ये फंडामेंटल राइट में नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे मूल अधिकार वर्तमान समय में कितने हैं, बता सकते हैं आप लोग? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार भी जिसको कहते हैं बच्चों, इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं और मूल अधिकार भी कहते हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन बताएगा? चलिए ऑप्शन देता हूँ, 5, 6, 7, 8। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार वर्तमान समय में कितने हैं? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कितने हैं? तो ये 6 हैं, है ना, 6 हैं। मौलिक अधिकार जो है अभी वर्तमान समय में 6 हैं। पहले कितने हुआ करते थे? पहले बच्चों 7 हुआ करता था, ठीक है। यानी मूल संविधान में पहले मौलिक अधिकार 7 हुए करते थे, लेकिन एक को हटा दिया गया। किसको हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। अब प्रश्न बन जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा। संपत्ति के अधिकार को, जी हाँ दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन के तहत हटाया गया? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। तो वेरी गुड, हाँ जी, तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 44वां। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, ये जो मौलिक अधिकार है जिसको मूल अधिकार कहते हैं, ये किस देश से लिया गया है, बताइए? हाँ जी, मौलिक अधिकार यानी जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं, तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो बच्चों ये लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से, है ना, अमेरिका से लिया गया है। इसी तरह एक होता है बच्चों मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य जिसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। तो बता दीजिए मौलिक कर्तव्य जो है कितने हैं अभी, बता दीजिए मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में कितने हैं? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, जल्दी बता दीजिए मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? चलिए ऑप्शन देता हूँ, 10, 11, 12, 13। बिल्कुल फास्ट बताइएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वेरी गुड स्टूडेंट, बताइए कितनी है? तो 11 है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब मुझे ये बता दीजिए मौलिक कर्तव्य यानी जिसको फंडामेंटल क्या बोलते हैं? ड्यूटीज़ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए ये जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश की संविधान से ली गई है? ये किस देश की संविधान से ली गई है? देखिए मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं इसको, या मूल कर्तव्य भी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, मौलिक या फिर मूल कर्तव्य, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये किस देश की संविधान से ली गई है बच्चों? याद रखना है, ये रूस की संविधान से ली गई है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, चलिए, संसद द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये कब किया गया है बच्चों? 1976 में, 1979 में, 1989 में या 1999 में? जल्दी से बताइएगा। संसद द्वारा जो है मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, अब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किस वर्ष किया गया ऐसा बच्चों? जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया 1989 में, जी हाँ दोस्तों, 1989 में संसद द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? यानी ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ? तो बच्चों ये था 62वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 62वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। हाँ जी, देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है। जैसे संसद की बात आई है तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबको पता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं ना। लेकिन एक प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में कि संसद में एक साल में कितने सत्र होते हैं? संसद में एक साल में कितने सत्र होते हैं? संसद में एक साल में कितने सत्र होते हैं? जल्दी से बताइएगा।
संसद में एक साल में कितने सत्र होते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। तो संसद में एक साल में कितने सत्र होते हैं बच्चों, ये 3 सत्र होते हैं, याद रखना है, 3 सत्र होते हैं, आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है यक्षगान। यक्षगान की शास्त्रीय नृत्य शैली है, यानी ये जो यक्षगान है कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जीके में, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दीजिए यक्षगान कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो यक्षगान कर्नाटक की शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली क्या है, तो बच्चों याद रखना है कच्चीपुड़ी। क्या है, कच्चीपुड़ी है, ठीक है, कच्चीपुड़ी है। पूछा जा सकता है कि कच्चीपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी तरह तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम, ये भी याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे केरल के बारे में, ठीक है। तो केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली क्या है, तो ये है बच्चों कथकली, जी हाँ दोस्तों कथकली है, ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे स्टूडेंट, जैसे कथक, एक पूछ लेता है कथक, अभी तो मैं बताया कथकली के बारे में मैंने बताया कि कथकली कहाँ की लोक नृत्य शैली है, तो वो है केरल की। लेकिन अगर पूछेगा कथक ये कहाँ की नृत्य शैली है, बताइए ये किस राज्य की जो है नृत्य शैली है, बताइए कथक जो है ये भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये यूपी की है, याद रखना है यूपी, ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है किसने अवध राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी, शहादत खान ने, सिराजुद्दौला ने, इब्राहिम लोदी ने या अहमद शाह अब्दाली ने। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, हाँ जी। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे किसने अवध राज्य की स्थापना की थी, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए शहादत खान, तो शहादत खान ने बच्चों 1722 में, शहादत खान ने 1722 में अवध राज्य की स्थापना की थी। तो ठीक है, शहादत खान ने 1722 में अवध राज्य की स्थापना की थी, और इस अवध राज्य की राजधानी क्या बनाई उन्होंने, इस अवध राज्य की राजधानी उन्होंने क्या बनाई बच्चों, फैजाबाद। फैजाबाद पूछा जा सकता है बच्चों कि अवध राज्य की राजधानी कहाँ है, तो यह है फैजाबाद है, ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है बच्चों, लोधी वंश के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे स्टूडेंट, तो बच्चों याद रखना है कौन थे, तो ये थे बहलोल लोधी, है ना, बहलोल लोधी थे, याद रखना है। और यही मैं पूछूं कि भैया लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो कौन थे बता दीजिए। लोधी वंश के संस्थापक तो बहलोल लोधी थे, लेकिन लोधी वंश के अंतिम शासक ये कौन थे, तो ये इब्राहिम लोधी थे, याद रखना है ना। लोधी वंश के अंतिम शासक, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये थे इब्राहिम लोधी जी थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, किस नदी के ऊपर शिवा समुद्रम नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। बच्चों, किस नदी के ऊपर शिवा समुद्रम नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, तो ये कौन सी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। ऑन विच रिवर द शिव समुद्रम रिवर वैली प्रोजेक्ट इज बिल्ड, जल्दी से बता दीजिए किस नदी के ऊपर शिवा समुद्रम नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों याद रखना है कौन सी, कावेरी नदी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, शिवा समुद्रम नदी घाटी परियोजना जो है ये कावेरी नदी कर्नाटक पर बनाई गई है ना। हाँ तो स्टूडेंट याद रखना है, शिवा समुद्रम नदी घाटी परियोजना जो है ये कावेरी नदी कर्नाटक पर बनाई गई है। देखिए बात आई है कर्नाटक की, ठीक है, बात आई है बच्चों कर्नाटक की। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है ना। तो कभी कभी पूछ लेता है गढ़सोप्पा जलप्रपात,
जो है ये कहाँ है और ये किस नदी पर बसा है, बताइए। गढ़सोप्पा, गढ़सोप्पा जलप्रपात, गढ़सोप्पा जलप्रपात जो है यानी गढ़सोप्पा वाटरफॉल जो है यह किस नदी पर बनाया गया, पहले तो ये बताइए। है तो ये कर्नाटक में, इतना तो आप लोग जान गए, लेकिन मुझे ये बताइए ये किस नदी पर है। गढ़सोप्पा जलप्रपात ये किस नदी पर है बच्चों, तो ये है शरावती नदी पर, ठीक है, शरावती नदी पर है, ठीक है, याद रखना है। तो पूछा जाता है गढ़सोप्पा जलप्रपात ये किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। अब देखिए यहाँ पे बात आई है बच्चों कृष्णा नदी की, तो एक बांध है बच्चों, बहुत ही फेमस बांध है अलमाटी बांध, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है अलमाटी बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बच्चों कृष्णा नदी पर, ठीक है। किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है, आपको याद रखना। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है अच्छा फील होता है। अब बस स्टूडेंट सबसे बड़ी खुशी वाली दिन उस दिन होगी मेरे लिए जब आप लोग रिजल्ट दीजिएगा, है ना। तो बच्चों आप लोग अभी भी समय है, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़िए, एकदम स्ट्रैटेजी बना लीजिए, रूटीन वगैरह बना लीजिए, क्योंकि आपको हर एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, तब जाके जो है बच्चों आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा, है ना। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ रक्षा गृह यहाँ स्थित है, यानी द इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, कहाँ है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ रक्षा गृह ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या लखनऊ में। बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर करेंगे जी, हाँ जी बिल्कुल आंसर कीजिए हर एक स्टूडेंट। यानी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ रक्षा गृह कहाँ स्थित है, तो वेरी गुड स्टूडेंट, कहाँ स्थित है, तो ये भारत के कोलकाता में स्थित है। कहाँ है, भारत के कोलकाता में स्थित है, आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, चुनाव के समय सभी चुनाव प्रचार अभियान बंद किए जाते हैं, कब बंद किए जाते हैं बच्चों, मान लीजिए चुनाव के समय आप लोगों ने देखा होगा बहुत से प्रचार प्रसार होते हैं, तो ये अभियान बंद किए जाते हैं कब, चुनाव घोषणा के निर्धारित समय के 48 घंटे पहले, या वास्तविक चुनाव के 48 घंटे पहले, या वास्तविक चुनाव के 24 घंटे पहले, या वास्तविक चुनाव के 36 घंटे पहले। बिल्कुल आंसर कीजिएगा। देखिए अभी चुनाव भी है तो मे भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो चुनाव के समय सभी चुनाव प्रचार प्रसार अभियान बंद कर दिए जाते हैं बच्चों, ये जितने भी अभियान है ना, चुनाव प्रचार अभियान जो है बंद कर दिया जाता है कब, तो वास्तविक चुनाव के 48 घंटे पहले, है ना, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, इन देशों में से कौन सा देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आरंभ किया है। देखिए 4 देश के नाम दिए गए हैं, आपको बताना इन चारों देश में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आरंभ किया है, रूस, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा भैया, इन चारों में से ऐसा कौन सा देश है बच्चों जिसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आरंभ किया था। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड, ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल परिष्करणशाला स्थित है। तो भारत की सबसे पुरानी तेल परिष्करणशाला कहाँ स्थित है बच्चों, डिगबोई में, कोचीन में, मथुरा में, गुवाहाटी में। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की सबसे पुरानी तेल परिष्करणशाला कौन सी है, डिगबोई है, ठीक है, डिगबोई आपको याद रखना है, यानी डिगबोई रिफाइनरी सबसे प्राचीन रिफाइनरी है, ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रह इसके लिए लाभदायक है। बच्चों वर्षा का जल संग्रह जो है किसके लिए लाभदायक होता है, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए, या भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। बिल्कुल आंसर कीजिए, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे जी।
वर्षा जल संग्रह किसके लिए लाभदायक है? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो वर्षा जल संग्रह किसके लिए लाभदायक होता है? तो ये सिंचाई के लिए लाभदायक होता है। बच्चों बात आई है सिंचाई, कृषि, तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये सब किस सूची के विषय हैं? बताइए किस सूची के विषय हैं? बच्चों सूची 3 होता है, मालूम है ना? 3 सूचियां होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची। जल्दी से बता दीजिए बच्चों। एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची। चलिए 3 ऑप्शन में दे दिया। अब आप लोग बताइए सिंचाई, कृषि, ये सब किस सूची के अंतर्गत आती हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, वेरी गुड। तो यदि आप लोग बोल रहे हैं राज्य सूची, देन आप लोग का आंसर सही है। तो सिंचाई, कृषि, पुलिस, ये सब किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि शिक्षा, एडुकेशन, ये किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा, तो बच्चों शिक्षा जो है ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, हाँ जी, किस सूची के अंतर्गत आता है? कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग अपना लौह अयस्क इन खान से प्राप्त करता है। किस खानों से प्राप्त करता है? बाबा बुदन, बेलाडीला, दल्ली राजरा या गुरु माही साहिना। जल्दी से बताइएगा। विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग जो है अपना लौह अयस्क इस खान से प्राप्त करता है। किस खान से प्राप्त करता है स्टूडेंट? बिल्कुल आंसर कीजिए, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। वेरी गुड। तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र की लौह अयस्क जो है बैलेडीला की खान से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना में प्रशिक्षण के लिए किस आयु वर्ग के लोग योग्य हैं? जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये जो देख रहे हो आप लोग ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका जो है बच्चों शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? TRTSEM। ठीक है, ट्रेज्म। तो बच्चों अब आपको ये बताना है इसमें प्रशिक्षण के लिए किस आयु वर्ग के लोग जो है योग्य हैं? जल्दी से बता दीजिए। यानी ट्राइसम का उद्देश्य क्या था बच्चों? तो ट्राइसम का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के 18 से लेकर 35 वर्ष के युवाओं को विकास के लिए जो है प्रशिक्षण प्रदान करना। तो किस से किस आयु वर्ग के? तो 18 से 35 वर्ष के। ठीक है, तो 18 से 35 वर्ग के युवाओं को उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, ये जो है इसका सोच था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है दिए गए सागरों में विश्व का सबसे अधिक लवणता युक्त सागर है? भूमध्य सागर, काला सागर, अंडमान सागर या लाल सागर? जल्दी से आंसर कीजिएगा। दिए गए सागरों में विश्व का सबसे अधिक लवणता यानी सबसे ज़्यादा बच्चों, सबसे ज़्यादा जो है साल्टनी ओशियन कौन सा है इनमें से? यानी जिसमें लवण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक हो। हाँ जी, तो कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, हाँ जी जल्दी से बताइए क्या होगा? तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाल सागर। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक लाइक जरूर दे देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।